सुबह की पहली किरण अभी गांव के खेतों पर पड़ी भी नहीं थी कि पार्वती के घर पर बर्तनों की पटकने की आवाजें आने लगी। अरे ओ कल मुही, सूरज सिर पर आ गया और अभी तक चाय का आता पता नहीं। जब से तू इस घर में आई है मेरी तो फूटी किस्मत, जैसे घर ही बना लिया हो। शक्ल तो कोयले जैसी है, काम भी तेरे मरे हुए चूहे जैसे हैं। माँ जी बस 2 मिनट, सलोनी के लिए थोड़ा दूध गर्म कर रही थी, वो कब से रो रही थी। दूध? उसे दूध पिलाकर और काली करेगी क्या? जा पहले आकाश और रूपा के लिए चाय लेकर जा। मेरी छोटी बहू अभी सोकर उठी होगी, उसका कोमल शरीर ये धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। शारदा चुपचाप चाय की ट्रे लेकर रूपा के कमरे की तरफ बढ़ी। रूपा अभी अभी सोकर उठी थी और आईने में अपना चेहरा देख रही थी। उफ दीदी, आज आप सुबह सुबह ये चेहरा लेकर मेरे कमरे में आती हो ना तो मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो जाता है। और ये चाय कितना बार कहा है मुझे अदरक कूट कर डाला करो, पर आपके दिमाग में तो गोबर भरा है। छोटी, आज घर में अदरक खत्म हो गई थी, तुम आज ऐसे ही पी लो, कल मंगवा दूंगी। अरे बहाने मत बनाओ, मेरी सुंदरता को बनाए रखने के लिए मुझे अच्छी डाइट चाहिए, पर तुम तो चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बदसूरत दिखूं। दोपहर का समय था। पार्वती बाहर बरामदे में बैठी थी। तभी गांव के मुनीम जी अपने लठैत के साथ दरवाजे पर आ थमके। पार्वती के चेहरे के रंग उड़ गए। क्यों पार्वती, आज 3 महीने हो गए, कर्ज की एक किस्त भी नहीं आई। माधव कहाँ है? उसे बुलाओ। अगर आज पैसे नहीं मिले तो खेत के कागजात मेरे नाम हो जाएंगे। हाँ मुनीम जी, बस कुछ दिनों का मोहलत और दे दीजिए। माधव शहर गया है मजदूरी ढूंढने, छोटा बेटा आकाश अभी नौकरी की तलाश में है। सुना है छोटी बहू बड़े रईस खानदान से आई है, बहुत सुंदर है। तो फिर घर की ये हालत क्यों? अगर अगली बार खाली हाथ आया तो घर की नीलामी पक्की समझो। चलो रे सब। मुनीम जी के जाने के बाद पार्वती का सारा गुस्सा शारदा पर उतरा। वो शारदा को घसीटकर बाहर ले आई। देख लिया, तेरे मनहूस कदमों ने मेरे घर को कंगाली की कगार पर खड़ा कर दिया। जब से तू आई है मुनीम का कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। रूपा को देख, कितनी भाग्यशाली है। कर्ज तो बाबूजी की समय का है ना, मैंने तो हमेशा बचत ही की है। रूपा के गहने और कपड़ों में जो खर्चा हो रहा है, अगर हम वो बचाते तो शायद। चुप कर, जुबान लड़ाती है। रूपा के गहनों की बराबरी करेगी तू? वो सुंदर है, उसे सजने का हक है। तू तो गोबर पाथने के लायक बनी है। जा जा बाहर तबेली की सफाई कर। शाम को माधव थका हारा घर लौटा। उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो चुपचाप कोने में बैठ गया। शारदा उसके लिए पानी लेकर आई। हाँ शारदा, आज भी काम नहीं मिला। मुनीम जी आए थे क्या? हाँ आए थे। माधव जी, मेरे पास मेरी माँ के दिए हुए कुछ पुराने सोने के टब्स हैं, आप वो ले जाइए और मुनीम जी को दे दीजिए। कम से कम खेत तो बच जाएंगे। नहीं शारदा, मैं इतना गिर गया हूँ क्या कि अपनी पत्नी के आखिरी गहने भी बेच दूं। माँ ने तुम्हें हमेशा कोसा, पर तुमने कभी शिकायत नहीं की। तभी रूपा और आकाश वहाँ से गुजरे। रूपा ने नई रेशमी साड़ी पहन रखी थी। भैया, आज रात को गांव के सरपंच की यहाँ दावत है, मैं और रूपा जा रहे हैं। हाँ बेटा, जाओ जाओ। मेरी रूपा को देखकर सरपंच की पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और सुनो, शारदा को साथ मत ले जाना, वो जहाँ सब बड़े लोग आएंगे। इसकी शक्ल देखकर लोग थूकेंगे मुझ पर। माँ जी, हाँ फिक्र मत कीजिए, दीदी को तो मैं अपनी परछाई के पास भी ना खड़ा करूं, कहीं इनका काला रंग मुझ पर ही ना चढ़ जाए। दावत में जब रूपा पहुंची तो सबने उसकी सुंदरता की तारीफ की, लेकिन जब काम करने की बारी आई तो रूपा एक गिलास पानी तक उठा कर नहीं दे सकी। गांव की औरतों ने कानाफूसी शुरू कर दी। अरे बहू तो सुंदर ले आई पार्वती, पर सुना है घर में फूटी कौड़ी नहीं है। और ये बहू, ये तो बस शो पीस है, काम तो सारा वो तेरी सांवली वाली ही करती है ना। काम करने की तो नौकरानियां भी मिल जाती हैं बिंदिया, पर ऐसी सुंदर बहू किस्मत वालों को मिलती है। कुछ दिन बीते। अचानक पार्वती की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आया और वो बिस्तर से लग गई। देखो जी,
माँ जी को छूत की बीमारी लग रही है। अगर मैं उनके पास गई तो मेरी त्वचा खराब हो जाएगी। मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी। पर रूपा, माँ को दवा कौन देगा? भाई साहब तो खेत पर गए हैं। वो काली कलमुही है ना, उसे कहो। वो तो गंदगी में रहने की आदत है उसे। शारदा ने दिन रात एक कर दिया। वो पार्वती की गंदगी साफ करती, उनके पैरों की मालिश करती और घंटों जागकर उनके सिर पर ठंडी पट्टियां रखती। पार्वती बेहोशी में भी उसे गालियां देती, लेकिन शारदा चुपचाप सेवा में लगी रहती। पानी, कोई पानी दो। रूपा, कहाँ हो बेटी? मैं हूं ना माँ जी, रूपा सो रही है, आप पानी पी लीजिए। हट जा मेरे सामने से, तेरी मनहूसियत मुझे और बीमार कर देगी। रूपा को बुलाओ। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया। मुनीम जी ने अपने आदमियों को भेजकर पार्वती के घर का सारा सामान बाहर फेंकवाना शुरू कर दिया, क्योंकि किस्त नहीं चुकाई गई थी। चलो बाहर निकलो, ये घर अब मुनीम जी का है। ये क्या कर रहे हो? रात के समय हम कहाँ जाएंगे? मेरा मेकअप किट और मेरी साड़ियां मत छूना। ओए काले कलूटे, हाथ पीछे रख, चल। पार्वती लाचार बिस्तर पर पड़ी थी। रूपा अपना सामान समेटकर अपने मायके भागने की तैयारी करने लगी। रूपा बेटी, मुझे भी साथ ले चल। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? माँ जी, मेरे मायके में इतनी जगह नहीं है और आप तो बीमार हैं, वहाँ सबको इन्फेक्शन हो जाएगा। आप अपने बड़े बेटे के पास रहिए। आकाश, चलो जल्दी यहाँ से। क्या आकाश, तू भी जा रहा है? माँ, रूपा सही कह रही है। हम अभी अपनी जान बचाते हैं, बाद में देखेंगे। आकाश और रूपा चले गए। घर खाली हो चुका था। मुनीम के आदमियों ने खिड़की दरवाजे तक निकाल लिए थे। सिर्फ शारदा, माधव और छोटी सलोनी वहाँ खड़े थे। वो अपनी सास को लेकर गांव के पुराने मंदिर की धर्मशाला में ले गई। माधव ने लोगों के यहाँ हाथ पैर जोड़कर कुछ खाने का इंतजाम किया। माँ जी घबराइए नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ आपको आँच नहीं आने दूंगी। क्यों शारदा, क्यों कर रही है ये सब? मैंने तो तुझे कभी इंसान भी नहीं समझा। जिसे मैं चांद का टुकड़ा समझती थी, वो तो पत्थर निकली, और जिसे मैं पत्थर समझकर ठोकर मारती रही, वो हीरा निकली। माँ जी, माँ तो माँ होती है ना, चेहरा कैसा भी हो, औलाद का फर्ज नहीं बदलता। अगले दिन शारदा ने अपने मायके के वो गहने माधव को दिए। माधव ने उन्हें बेचकर मुनीम का कर्ज चुकाया और बाकी के पैसों से गांव के बाहर एक छोटा सा ढाबा खोला और ढाबा चल पड़ा। 3 महीने बाद अब पार्वती पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। वो ढाबे पर बैठकर गल्ले का हिसाब रखती थी और शारदा रसोई संभालती थी। रूपा और आकाश दाने दाने को मोहताज होकर वापस आए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मायके वालों ने हमें निकाल दिया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। चेहरा तो तेरा अभी भी सुंदर है रूपा, पर तेरा दिल बहुत बदसूरत है। इस घर में अब जगह सिर्फ उसकी है जो मेहनत करना जानता है। माँ, मैं काम करूँगा, मुझे ढाबे पर रख लो। मुझसे मत पूछो, अब इस घर की मालकिन ये शारदा है। अगर ये चाहेगी तो तुम अभी यहाँ रह सकते हो। माँ जी, अपनों को घर से निकाला नहीं जाता। रूपा छोटी है, उसे काम मैं सिखा दूंगी। बस उसे ये समझना होगा कि सुंदरता चेहरे से नहीं, कर्मों से होती है। रूपा ने पहली बार शारदा के पैर छुए। पार्वती ने अपनी सांवली बहू को गले से लगा लिया। आज पहली बार उसे लगा कि उसके घर में असली रोशनी चांद से नहीं, बल्कि उस सांवले सूरज से आई है जिसने अंधेरे में भी हार नहीं मानी। दादी, अब तो आप माँ को नहीं मारोगी ना? नहीं लाडो, अब अगर तुम्हारी माँ को किसी ने कुछ कहा तो पहले उसे मुझसे लड़ना होगा। मेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है। गांव की गलियों में अब शारदा की सुंदरता के नहीं, उसके गुणों के चर्चे थे। पार्वती ने सीख लिया था कि चमकते हुए कांच से बेहतर वो मिट्टी का घड़ा होता है जो प्यासे की प्यास बुझाता है।